तो हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब दो समान लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से किसी अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ये जो युग्म है वो ही वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए चित्र बनाते हैं। इस डायग्राम में दोस्तों दो बिंदुवत आवेशों को दर्शाया गया है और दोनों पर आवेश समान है। दोनों पर Q एंड Q आवेश है, लेकिन उस आवेश की जो प्रकृति है वो विपरीत है एक दूसरे की। जैसे मान लेते हैं हम एक पर -Q आवेश है और दूसरे पर +Q आवेश है, और दोनों हम ये मान लेते हैं कि किसी 2a दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेश किसी अल्प दूरी 2a पर स्थित हैं। ये दोनों के बीच दूरी हो गई दोस्तों। तो ये जो पूरा युग्म है, ये जो कंप्लीटली जो युग्म है या निकाय है, इसको निकाय भी बोल सकते हैं, युग्म भी बोल सकते हैं। ये कोई जोड़ा है, जोड़ा भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये जो जोड़ा है वो ही वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इस वैद्युत द्विध्रुव के एलिमेंट्स की। इसमें कौन कौन से अवयव होते हैं या इसके कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से पार्ट हैं। तो दोस्तों इस द्विध्रुव में सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष की। तो दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष क्या होती है कि ये जो दोनों आवेश होते हैं, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को ही हम अक्ष कहते हैं। ये आगे तक जा सकती है दोस्तों इस तरीके से, ये भी इसकी अक्ष होगी और ये इधर भी बढ़ा सकते हैं हम इसको। तो दोनों जो विपरीत प्रकृति के और समान आवेश हैं, समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के जो आवेश हैं, उनको मिलाते हुए सीधी जाने वाली रेखा इसकी अक्ष कहलाती है दोस्तों। तो ये इसकी अक्ष हो गई। अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष की। तो दोस्तों निरक्ष क्या होती है? ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी अक्ष के लंबवत जो रेखा होती है वो ही इसकी निरक्ष कहलाती है। अगर हम इसके लंबवत ऐसे रेखा खींच दें दोस्तों, तो ये लंबवत रेखा ही इस वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष होती है। तो इसको हम निरक्ष कहते हैं दोस्तों। ये अक्ष हो गई और इसकी लंबवत रेखा निरक्ष हो गई। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु की। तो दोस्तों जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, उसकी अक्ष और निरक्ष जिस बिंदु पर मिलती हैं वो ही इसका मध्य बिंदु कहलाता है। और यहाँ दोस्तों हमने दोनों आवेशों के बीच दूरी को 2a से इसलिए लिखा है क्योंकि हम आगे जब डेरिवेशन करेंगे तो ये दूरी हमें डिवाइड करनी पड़ेगी। हमें ये मध्य बिंदु से दूरी लेनी पड़ती है, इसलिए इस 2a को हम डिवाइड आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इसको 2a लिया है। तब हम आगे डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ इसको a मान लेंगे और इसको a मान लेंगे। तो इस तरीके से कंप्लीट जो डिस्टेंस है वो 2a हो जाती है। और हमें दोस्तों डेरिवेशन में मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, इसलिए ये जो डिस्टेंस है वो हम 2a लेकर चलते हैं। इसको हम d भी मान सकते हैं दोस्तों, इसको 2a की जगह d भी माना जा सकता है। दोस्तों ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, इसका वैद्युतीय व्यवहार हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से ज्ञात करते हैं, या उसी से हमें मालूम चलता है इसका वैद्युतीय व्यवहार। तो आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। तो दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? ये एक सदिश राशि है दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है,
इस वैद्युत द्विध्रुव में आवेश के परिमाण मतलब Q और दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी होती है उसका गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अगर इसके मध्य जो दूरी है उसको हम 2a वेक्टर लिखें सदिश रूप में, तो Q इंटू 2a मतलब आवेश का परिमाण और दोनों के बीच दूरी इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको हम P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है दोस्तों Q इंटू 2a वेक्टर, आवेश का परिमाण और दोनों के मध्य दूरी। और दोस्तों इसकी जो दिशा होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वो माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर होती है। तो इसकी अगर हम दिशा दर्शाना चाहें तो इसकी दिशा इस तरीके से होगी। जो P वेक्टर होगा दोस्तों उसकी दिशा ऐसे माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर होगी। ध्यान रखना ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है इसकी दिशा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक की। तो इसका मात्रक हम इसी फॉर्मूले से लिख सकते हैं। ये जो Q है दोस्तों, Q यहाँ आवेश का परिमाण है जिसको हम जिसका मात्रक हम लिखते हैं कूलाम। और जो 2a है वो दूरी है दोस्तों, इसका मात्रक क्या लिखा जाएगा मीटर। तो इस तरीके से जो वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण है उसका हम मात्रक लिख सकते हैं C इंटू एम, कूलाम इंटू मीटर। दोस्तों प्रकृति में कुछ ऐसे अणु होते हैं जिनमें द्विध्रुव का केंद्र जिनमें धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र कुछ दूरी पर होता है। ये जो अणु होते हैं जिनमें धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र दूर दूर होता है वो अणु दोस्तों ध्रुवीय अणु होते हैं। और इनमें ये जो ध्रुवीय अणु होते हैं इनमें एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्योंकि दोनों के केंद्र अलग अलग होते हैं इसलिए इनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। लेकिन दोस्तों कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनमें धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे के संपाती होता है। मतलब यहीं तो धनावेश होगा और यहीं ऋणावेश होगा, इसी जगह एक ही जगह पर। ऐसे जो अणु होंगे वो अध्रुवीय अणु होंगे दोस्तों। और ये जो अध्रुवीय अणु होते हैं इन अणुओं में कोई स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, या हम ये कह दें इनमें अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब अस्थायी कैसे होता है दोस्तों? इनमें भी द्विध्रुव आघूर्ण हो सकता है, लेकिन कब होगा वो द्विध्रुव आघूर्ण? जब ऐसे अध्रुवीय जो अणु होंगे उनको यदि हम ये मान लिया इनका केंद्र धनावेश और ऋणावेश का केंद्र यही है, हम ये मान लेते हैं इन अणुओं में धनावेश और ऋणावेश का केंद्र संपाती है एक दूसरे के, और यदि इन अणुओं को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है दोस्तों और ये मान लेते हैं कोई नेगेटिव प्लेट है। जब इनको किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है अध्रुवीय अणुओं को, तो इनमें यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर आकर्षित होगा इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर नेगेटिव प्लेट की ओर आकर्षित होता है। इस तरीके से इन दोनों के जो केंद्र हैं धनावेश और ऋणावेश के, तो ऋणावेश का केंद्र यहाँ आ जाएगा दोस्तों और धनावेश का केंद्र यहाँ आ जाएगा। अब ये जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाएंगे तब यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा और उसकी दिशा वही नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी।
इस तरीके से जो अध्रुवीय अणु हैं वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में ही केवल द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल जो कंडीशन होगी, जब उनको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखा जाएगा, तब ये अणु अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, या इनमें कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। इनमें पी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, 0। पी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। धन्यवाद।